नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय नेवी को मिला विक्रांत। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने किया परियोजनाओं का निरीक्षण। और ऑन डिमांड वाहन चुराने वाले गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसी ही घटनाओं का विश्लेषण हम अपने विशेष कार्यक्रम में करते हैं। इसके लिए चलते हैं युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी युग करवट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि समय समय पर स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों पर एक्सपर्ट की राय के लिए हम सलामत जी के पास जाते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ हैं सलामत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। सलामत सर, आज देश के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सीना जोड़ा हुआ है। INS विक्रांत अपने नए अवतार में समुद्र में उतरा है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने नेवी को सौंप दिया है। पूरे देश के लिए बधाई है, गर्व का समय है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने भी उसके बारे में बहुत अलग से बताया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसको देश को सौंपा। और आपने अच्छी हेडिंग भी लगाई आज अपने युग करवट में भी कि आपने कि महाबली में उतरा, वो समंदर में उतरा महाबली। तो इसमें कुछ जाए हमारे पास विक्रांत है। और ये विक्रांत के आने के बाद जो है जो पड़ोसी देश हैं काफ़ी उनको एक मैसेज भी दिया गया है। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है। जिस तरह प्रधानमंत्री आज जोश में भाषण भी दे रहे थे, बोल भी रहे थे, तो पूरे देश को इस बात पर गर्व है। राजनीति की एक बात है, राजनीतिक बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब दो नेता मंच पे बैठते तो राजनीति हो जाता है। लेकिन शिवपाल यादव, DP यादव सामने आए हैं, एक मिशन बनाया है, 100 से ज़्यादा यादव नेताओं को इकट्ठा भी किया है, लेकिन कहते हैं कि सामाजिक मिशन है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए सवाल ये है कि जो लोग भी आए हैं वहाँ यदुकुल के मिशन के नाम पे, समाज के नाम पे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबको अपनी जो खोई हुई ज़मीन है, राजनीति ज़मीन है, वो सब तलाशने की कोशिश है और समाज के सहारे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखना ही होगा कि समाज उनके साथ कितना जुड़ता है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कल घोषणा हुई है इसकी लखनऊ में, अभी तो पूरा संगठन खड़ा भी नहीं हुआ है। और जैसे वो गांधी जी उन्होंने बताया वहाँ पे कि ये बाकायदा इसके 11 प्रकोष्ठ, 11 मोर्चे होंगे, 6 प्रकोष्ठ होंगे और बूथ से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक ये संस्था काम करेगी। तो जाहिर है कि अभी कहना बहुत कुछ जल्दबाजी होगी। अब शिवपाल यादव जी का भी यह है कि समाजवादी पार्टी में होते हुए भी समाजवादी पार्टी में वो नहीं हैं। उनको कोई पहले उनके भतीजे ने, अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि वो आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो अब किसी दल में तो नहीं जा रहे थे, बट ये है क्योंकि जिस यहाँ पे जब DP यादव जी के फादर की मूर्ति का अनावरण हुआ तभी ये बात लग रही थी कि शायद ये कोई ना कहीं एक मंच पे आएंगे। और जितने लोग उस दिन कार्यक्रम में थे उतने ही सभी बड़े नेता वहाँ पे BJP के 2-3 नेताओं को छोड़ दें तो जितने भी यादव परिवार से जितने दिग्गज थे वो सब लखनऊ में एक ही मिशन में मौजूद थे। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी ज़मीनें तैयार होंगी, राजनीतिक ज़मीनें। तो कहने को तो ये कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल होगा मिशन, समाज के लिए काम करेंगे, बट मुझे लगता है कि 2024 को लेकर ये कहीं ना कहीं एक साथ बैठे हैं। अच्छा, अगर ये एक साथ आते हैं और 2024 को लेकर हम बात करके चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो इसका असर सपा पर और भाजपा पे दोनों पे पड़ेगा, किसी एक पर ज़्यादा कम पड़ेगा? ना, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को थोड़ा बहुत ज़रूर इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि शिवपाल यादव भी एक बड़ा नाम है और शिवपाल एक ज़मीनी नेता हैं और कहीं ना कहीं उनका अपना समाज में अच्छा वर्चस्व है। DP यादव जी भी अपने समाज में कहीं ना कहीं अपनी पकड़ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर यादव कुछ % भी चला गया तो जाहिर है कि इसका नुकसान जो है अखिलेश यादव जी को उठाना पड़ेगा। अच्छा, DP यादव जी को आपने बहुत लंबे समय से देखा है, आपने वो दौर भी देखा जब उन्हें बाहुबली कहा जाता था, फिर एक समय इतना ख़राब आया कि जेल में पूरे समय लंबा उन्होंने काटा, परिवार में भी कई घटनाएं हुई। तो ये जो दूसरी पारी अब DP यादव खेल रहे हैं, ये राजनीतिक दृष्टि से उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, वो असल में है कि तमाम जो मुकदमे चल रहे थे उससे बरी हो गए। तो बरी होने के बाद उन पर अब कोई ऐसा ठप्पा नहीं है। बाहुबली को लेके तो उनकी ये रहती है चर्चा कि बाहुबली तो एक बहादुर कहा जाता है, इस हिसाब से वो मानते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि क्योंकि अब उनके पास भी समय है और अब जिस तरह की उन्होंने जीवन गुजारा था वो कहीं ना कहीं उनको भी एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है।
हालांकि वो अपना परिवर्तन दल एक चलाते हैं संगठन भी, राष्ट्रीय परिवर्तन दल के नाम से, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय नहीं था। अब ये लगता है मुझे शिवपाल जी के साथ कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वो भी अपनी कोई भूमिका निभाएं। अच्छा, बात भारतीय जनता पार्टी कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में नए अध्यक्ष बने हैं, गाजियाबाद आना हुआ, स्वागत हुआ, बढ़िया। उन्होंने जो एक बात कही कि संगठन में अभी कोई फेरबदल, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या माना जाए? कुछ लोगों को कुछ समय के लिए संजीवनी मिल गई है ना? संजीवनी नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी वक्त हैगा। अभी सबसे पहले अगर ये क्योंकि इनके सामने उत्तर प्रदेश में स्थायी निकाय चुनाव होना है जी, अगर अभी कहीं फेरबदल करेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, ये टाइमली चुनाव कराएंगे ये लोग, तो मुझे लगता है कि अगर किसी को अभी छेड़ेंगे तो खामखा एक नया विवाद पैदा हो जाएगा। फिर लोग, क्योंकि चुनाव इनको जीतना है। पहली परीक्षा भूपेंद्र चौधरी जी की जो है वो स्थानीय निकाय चुनाव है। स्थानीय निकाय चुनाव में अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो मुझे लगे उसका असर 2024 के चुनाव में पड़ सकता है। तो इसलिए उनका यही कहना कि साहब अभी हम कोई इसमें नहीं, तो मुझे लगता नहीं संजीवनी बूटी इसको नहीं कह सकते आप। हाँ, बट ये है कि थोड़ी सी अभी लोग जो हैं अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे और स्थायी निकाय के चुनाव के बाद ही कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल होगा। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट सबसे बड़ा जो है स्थायी निकाय चुनाव है, नगर निगम का चुनाव होना है, उसको लेके जो है ये इन्होंने कोई भी फेरबदल करने का फैसला नहीं लिया है, क्योंकि ज़मीनी नेता हैं, 31 साल से भारतीय जनता पार्टी में वो हैं, तो उनको एहसास ये है कार्यकर्ताओं का कि अगर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं छेड़ा जाएगा तो फिर उसका असर चुनाव में ज़रूर पड़ता है। और स्थानीय निकाय का चुनाव का जो असर होगा वो लोकसभा चुनाव पर कितना होगा? नहीं, देखिए मैं नहीं मानता कि इस तरह के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव जो हैं कहीं ना कहीं उस पर राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालते हैं। लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव अलग होते हैं और राज्य के चुनाव अलग होते हैं। तो दोनों को जोड़ के नहीं दे सकते? नहीं, वो दो लोकसभा चुनाव का बिल्कुल अलग ही उसका कॉन्सेप्ट हैगा। और ये जो होता है ये, हाँ, कहीं ना कहीं एक हवा तो ज़रूर दिखाई देती है, बट उसका असर डलेगा, उस पर बहुत प्रभावित कर देगा वो, मुझे लगता नहीं, वो नहीं होना होता है। अच्छा, त्यागी समाज का एक आंदोलन हमने महापंचायत देखी है, उसके बाद मेरठ कमिश्नर पे भी कल परसों हमने देखा कि वो अंदर तक घुस गए थे कमिश्नर में। धरना अब भी लगातार चल रहा है, लेकिन भाजपा बिल्कुल साइलेंट मोड पे है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बताऊं कि श्रीकांत त्यागी जी वाले मैटर में जो भी कुछ चल रहा है वो एक अलग इशू है। उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अनु त्यागी, जो उनकी पत्नी है, श्रीकांत की वाइफ हैं, उनसे बिल्कुल कोई हमदर्दी नहीं जताई। और किसी भी, जब सांसद जी जब कहीं घिरते नजर आए तो उन्होंने ज़रूर जो है कहा कि हमने ज़मानत करा दी, ये करा दी। वो देख न्यायालय का मामला है। जो उनकी मुख्य मांग है वो ये थी कि गैंगस्टर एक्ट हटाया जाए, वो नहीं हटा है। यानी कि समाज को बिल्कुल गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी नहीं ले रही है। आज भी उनकी ज़मानत थी, उसमें खारिज हो गई है। 3 और 4 पुराने मैटर थे, वो पुलिस ने और उनके अदालत को बता दिए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को अभी एहसास नहीं है समाज के, त्यागी समाज के ताकत का, कि इतने टाइम से बैठे हैं। हम बात ही नहीं कर रहे हैं श्रीकांत त्यागी को लेके, बात उसकी वाइफ को लेके है। जो वाइफ के साथ जो दो दिन पुलिस ने जो बिठाया रखा, क्या वो टॉर्चर किया, उसकी मामी को किया, ये कहाँ का तरीका है? हम उस महिला के साथ पूरा देश खड़ा है, तो क्या ये महिला नहीं थी? फिर जितना अपराध किया श्रीकांत त्यागी को उतना सज़ा मिलना चाहिए थी। आपने उसको गैंगस्टर कैसे बना दिया? उसका कोई आपराधिक इतिहास ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जानबूझ के जो है वो इस समय त्यागी समाज की जो मांग है उसको बिल्कुल इग्नोर कर रही है। और ये आने वाले समय में इसका कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। अच्छा, गाजियाबाद की घटना की बात करना चाहता हूँ। एक बड़ी चिंतक घटना की, अनिल पेंदा एक अपराधी है और जिला बदर है इस समय, और वो कोर्ट पहुँच जाता है, वहाँ गवाह को धमकाता है, पुलिस उसे चौकी ले जाती है और वहाँ से वो फरार हो जाता है। तो गाजियाबाद पुलिस की कितनी फेलियर है? नहीं, इसको मैं फेलियर नहीं मानता आशीष जी, क्योंकि पुलिस तो लेके चली गई थी, लेकिन वहाँ से क्या स्थिति ऐसी रही है, क्योंकि वहाँ ले गए, लेकिन वहाँ के बाद की क्या तस्वीर हुई है वो किसी को अभी पता नहीं है कि वो खुद भागा है, भगाया है, क्या हुआ है। क्योंकि वहाँ जब उनको आए, वो ज़िला बदर था जी, इसलिए उसको वहाँ से पुलिस ने आके ले गए। जब कोई उसका वो नहीं था, ज़िला बदर था वो, तो ज़िला बदर का तो यही होता है कि आपको लेते हैं और जाके ज़िले के बाहर छोड़ देते हैं। बट वहाँ पे क्या योजना थी, क्या कहानी थी, इसको अभी पुलिस जांच कर रही है, बड़ा जांच का विषय ही है।
और इसमें बता रहे हैं कि कुछ लोग शामिल भी हैं, तो उन पे अलग उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इसको पुलिस के फेलियर नहीं कह सकते। हाँ, कहीं ना कहीं भरोसा ज़रूर कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, जो आपस में समन्वय नहीं बन पाए हैं लोगों का। अभी हापुड़ में जैसे कोर्ट में गेट पे हत्या हुई थी, इसका कल परसों हमारे यू करवट के कैमरा ने भी गाजियाबाद कोर्ट का दौरा किया और सुरक्षा कहीं व्यवस्था हमें नहीं मिली थी, तो इसका क्या? ना, ये गलत है और ये समय समय पे इसका जो है जायज़ा लिया जाता था। इससे पहले SSP शायद मुनिराज गए भी थे, SP सिटी भी कई बार जा चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई घटना होती है कहीं आसपास के जनपदों में हो जाती है या कहीं राज्यों में हो जाती है, तो हमारी पुलिस अलर्ट हो जाती है और उसको आके वो बाकायदा दिखावा कर देती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, जबकि कचहरी में चौकी भी है, सब कुछ है, और इस तरह की घटना होना या फिर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना ये बड़ा गंभीर है। और पुलिस को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पे खासकर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है प्रॉपर तरीके से। यदि हल्की सी लापरवाही भी बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा, आज प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप गाजियाबाद में हैं, मुरादनगर कई गाँव घूम के आए हैं, मीटिंग भी ले रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, नरेंद्र कश्यप जी ने तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत ही तेज़ रफ्तार पकड़ रखी है और जो जिम्मेदारी उनको दी गई है मुझे लगता है कि उसमें पूरी तरीके से खड़े उतरने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सह प्रभारी बनाया है मंडल का, मेरठ मंडल का। वो लगातार कई जनपदों में दौरे कर रहे हैं, हापुड़ भी गए थे, जल निगम में उन्होंने दौरे किए, फिर बच्चियों से मिलने भी गए। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से एक मंत्री का, एक जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है वो नरेंद्र कश्यप अच्छी तरह से निभा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए जो लोकल विधायक हैं, लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, उनको भी सक्रिय होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो तो MLC हैं, उनको जनता के वोट से जीते भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी वो क्योंकि सरकार में मंत्री हैं, जवाबदेही है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से वो और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखा रहे हैं। अच्छा, हम उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि नरेंद्र कश्यप जिस तरह से भागदौड़ कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, बेसिकली तारीफ होनी चाहिए। जो आदमी अच्छे काम कर रहा है उसकी तारीफ हमें करनी चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं। सलामत जी यही कहा है कि जो गाजियाबाद के बाकी जनप्रतिनिधि हैं वो भी थोड़ा सा सक्रिय हो जाएं तो जनता का बहुत लाभ हो जाएगा। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? जो बातें आपको सलामत जी ने बताई कैसी लगी, हमको कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। सलामत जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत आशीष जी, थैंक यू। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में ही निर्मित INS विक्रांत आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नेवी को सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। नौसेना में कहा जाता है कि पुराने जहाज कभी नहीं मरते। भारतीय रक्षा अनुसंधान ने इसे सच साबित कर दिखाया है। आज INS विक्रांत अपने नए अवतार में दुनिया के सामने आया। पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित ये युद्धपोत बहुत विशाल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे शहीदों को श्रद्धांजलि बताया। अमृतकाल के प्रारंभ में INS विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। INS विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग, इंडिजिनस वारशिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जैसा कि आप सभी नेवी के ट्रेडिशन से अच्छी तरह अवगत हैं, ओल्ड शिप्स नेवर डाई। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का यह नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ब्रेव सोल्जर्स को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत को नेवी को सौंप दिया है। मोदी ने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट और विशेष भी है। ये केवल एक युद्धपोत नहीं, 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत हैं, समुद्र और चुनौतियां अनंत हैं, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए
गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी खूबी है, एक ताकत है, एक विकास यात्रा है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वह भी स्वदेशी है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इसी समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया था जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रखती थी। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबरा गए थे। इसीलिए उन्होंने भारत के समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। अब इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थीं वो हट रही हैं। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरे या बंधन नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवी पाटन पहुंचे। यहां उन्होंने आदिशक्ति की पूजा की। मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए धार्मिक अनुष्ठान करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के आदिशक्ति मां पाटेश्वरी देवी पाटन शक्तिपीठ में
सुबह पूजा अर्चना की। पालते देवे तो मक्ष्यंते सर्वदा विशिष्टो श्री रूपा च स्थित रूपा पालने था खड़सूल गदादिनियां चास्त्रां सिंहाहिन्यै नमः दुर्गा देव्यै नमः। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री पीठ परिसर स्थित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को हरा चारा खिलाया। पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद वो संचारी रोग दस्तक अभियान की शुरुआत करने के लिए जनपद सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चैत्र नवरात्र प्रकृति और शक्ति की उपासना का पर्व है। चैत्र नवरात्र से ही नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। इस समय मौसम में परिवर्तन भी होता है। धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस नवरात्र का बहुत महत्व है। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान करते हुए नवरात्र और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने आज गाजियाबाद के कई इलाकों का दौरा किया। जिले में चल रही विकास योजना को निरीक्षण करने के बाद समीक्षा बैठक भी की। इन सबको कहना है कि कचरे का प्लांट 13 किलोमीटर करौली से होना चाहिए और सभी कल 1 सितंबर को गाजियाबाद कोर्ट से कुख्यात अपराधी अनिल पैंदा फिल्मी स्टाइल में फरार हो गया था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई टीमें लगा दी हैं। उधर दरोगा की पिटाई मामले में कुछ वकीलों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुरुवार को पुलिस कस्टडी से कुख्यात बदमाश और जिला बदर अपराधी अनिल पैंदा गाजियाबाद की कोर्ट से फिल्मी स्टाइल में फरार हो गया था। अनिल पैंदा और उसे फरार करने में सहयोग देने वाले 1 दर्जन से अधिक सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन ने 6 से अधिक टीमों का गठन किया था। अब पुलिस की कई टीमों ने फरार बदमाश और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश देनी शुरू कर दी है। एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि अनिल पैंदा के फरार होने के बाद एचसीपी कृष्णपाल ने पैंदा और उसके वकील समेत कई लोगों के खिलाफ कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उधर अपने विधिक कार्य निपटाने के लिए पिछले दिनों कोर्ट पहुंचे भोजपुर थाने में तैनात दरोगा विपिन कुमार के साथ अभद्रता और मारपीट की गई थी। इस मामले में आरोपित 2 वकीलों समेत 5 के खिलाफ कविनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एसपी देहात का कहना है कि जिन वकीलों और उनके सहयोगियों ने दरोगा के साथ मारपीट और अभद्रता की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मंदिर में गणपति महोत्सव चल रहा है। महंत नारायणगिरी की देखरेख में गणपति के तीसरे स्वरूप की पूजा की गई। इस मौके पर वेद विद्यालय के आचार्य और छात्र भी मौजूद रहे। माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा भोग लगे संत करे सेवा चार भुजा सिंदूर सोने मूस के एक दंत दयावंत 4 भुजा सिंदूर सोने मूस की कवाले जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा पिता महादेवा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष का चयन हो गया है। डॉक्टर शरद अग्रवाल को इस पद पर निर्विरोध चयन किया गया है। डॉक्टर शरद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। आईएमए यूपी स्टेट के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गाजियाबाद के डॉक्टर शरद अग्रवाल का चयन निर्विरोध हुआ। डॉक्टर शरद अग्रवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आईएमए गाजियाबाद और आईएमए यूपी स्टेट के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। 24 साल बाद यूपी से कोई एक प्रेसिडेंट बना है, तो ये बहुत गर्व की बात है। आईएमए गाजियाबाद के लिए 24 साल बाद कोई आईएमए गाजियाबाद से एक प्रेसिडेंट बना है और मैं बना हूँ। और 28 तारीख को हम लोग इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस है, उसमें इंस्टॉलेशन होगा और इस साल के लिए 22-23 के लिए मैं यूपी आईएमए से हेड क्वार्टर के लिए प्रेसिडेंट बना हूँ।
डॉक्टर शरद अग्रवाल वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर ने IMA भवन में फूलमाला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर RK गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, मधु पोद्दार, आशीष अग्रवाल, अल्पना कंसल, संजीव, बीबी जिंदल और डॉक्टर संगीता आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कई राज्यों से वाहन चुराने वाले एक गिरोह को गाजियाबाद के विजयनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। ये लोग डिमांड के हिसाब से वाहन चुराते थे। देखिए, थाना विजयनगर पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। कल शाम को चेकिंग कराई जा रही थी पूरे क्षेत्र में, जैसे कि अमूमन होती है। तो 9:30 बजे के लगभग 3 वाहन चोर जो हैं गिरफ्तार हुए हैं। इनमें जो गैंग का सरगना है राजा उर्फ मुकेश, ये थाना बिस्ट्रक नोएडा का रहने वाला है। इनका दूसरा साथी रोहित उर्फ इक्का, थाना बादलपुर क्षेत्र नोएडा। सुमित उर्फ देवनेश बमेड़ा, थाना कविनगर क्षेत्र का रहने वाला है। और इनका एक अन्य साथी जो प्रकाश में आया है बाबू उर्फ चिराग, थाना मंडौली का रहने वाला है, जो वर्तमान में फरार चल रहा है। इस पर हमारी पुलिस टीम लगी हुई है। इनके पास से अभी तक 15 मोटरसाइकिलें पुलिस टीम द्वारा बरामद कर ली गई हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद संजय सिंह ने LG पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। LG महोदय के कारनामों से जुड़ी हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल के मनी लॉन्ड्रिंग से लेके तमाम कारनामों से जुड़ी हुई पत्रकार वार्ता है। और मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? दिल्ली के लोगों ने क्या अपराध किया है? 130 करोड़ की आबादी में एक भी ईमानदार और अच्छा आदमी आपको दिल्ली के उपराज्यपाल के लिए नहीं मिला। एक भी ईमानदार और अच्छा आदमी आपको दिल्ली के LG के पद के लिए नहीं मिला। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली में दागी LG क्यों रखा है आपने? गाजियाबाद के हिंडनपारे इलाके में आग लगने की घटना हुई। आग कौशाम्बी के इंडियन ओवरसीज बैंक में लगी। अग्निशमन विभाग ने समय से पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना बैंक खुलने से पहले की है। 9:40 पे सूचना मिली कि इंडियन ओवरसीज बैंक है यशोदा हॉस्पिटल के पास, उसमें आग लगी है। तत्काल फायर स्टेशन वैशाली भेजी गई गाड़ी। देखा गया कि बैंक बंद था, उसमें काफी धुआं निकल रहा था। बैंक के मैनेजर आदि स्टाफ आ गया था। उनकी उपस्थिति में बैंक का ताला खोल करके और बुझाने की कार्रवाई की गई। देखा गया कि बैंक मैनेजर के केबिन में आग लगी थी, जिसे पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग से केवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह इत्यादि जले हैं और आग को अन्य बैंक के हिस्से में फैलने से रोक दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।